343 ਸ਼ਰੀਏ 6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਪਣਜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत लेकर हम हाजिर हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की संस्कृति अपने आप में विलक्षण है और आज हम आपको भारत के पश्चिम में स्थित गोवा राज्य के पर्यटन और संस्कृति के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ दूरभाष पर जुड़े हैं डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा, जो विज्ञान क्षेत्र से संबंधित होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं। आइए बातचीत करते हैं गोवा राज्य के बारे में उन्हीं से। शुभ्रता मिश्रा जी, आपका हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं कि आप गोवा में रह रहे हो, क्या करते हो, क्या काम है आपका? मैं यहाँ पर एक विज्ञान लेखिका के तौर पर काम करती हूँ। स्वतंत्र लेखन मेरा पेशा है और 2004 से मैं गोवा आई हुई हूँ। मेरा जो जन्म स्थान है, जन्म राज्य जो है वो तो मध्य प्रदेश है, लेकिन यहाँ गोवा में रहते हुए मुझे 20 साल हो चुके हैं और यहीं पर मैंने विज्ञान के विविध विषयों पर हिंदी अंग्रेजी में किताबें लिखना शुरू किया। अब तक मेरी 26 किताबें आ चुकी हैं, 750 से अधिक लेख लिख लिए हैं, 200 कविताएं प्रकाशित हो गई हैं और बहुत से पुरस्कार मेरे लेखन के क्षेत्र में मुझे मिले। और उसमें 2014 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे महामहिम प्रणब मुखर्जी जी, उनके कर कमलों से मुझे राजभाषा विभाग का राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान वाले पुस्तक लेखन प्रथम पुरस्कार मिला था। और बहुत से आकाशवाणी के कार्यक्रम है, दूरदर्शन पर है, आमंत्रित व्याख्यान है, इस सब में ही मैं काम करती हूँ। मैम, लेखन का जो मन है वो लेखक मन कैसे हो गया? लेखक मन की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं, मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तब मैंने पहली अपनी कविता लिखी थी, चोटी। और घर का माहौल पूरा लेखन का था, पढ़ने लिखने का था। बहुत सी किताबें बचपन से पढ़ते आए हिंदी साहित्य की, तो वो एक बचपन से एक शौक था शायद लिखने का, जो धीरे धीरे करते करते एक पेशे में बदल गया। और मैंने एमएससी किया डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से, फिर पीएचडी किया उज्जैन यूनिवर्सिटी विक्रम विश्वविद्यालय से। तो मैं एक शोध कार्य कर रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में लेखन करना बहुत जरूरी है और खासतौर पे कुछ किताबें भारतीय लहजे में यदि अंग्रेजी में लिखी जाए विज्ञान की, तो बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत सहज होगा। इसलिए मैंने पहले तो 24-25 किताबें अंग्रेजी में लिखी विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद अभी जब से गोवा आई हूँ तो विज्ञान को मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो आपसे जानना चाहते हैं, लेखन के बाद आपने फिर वही जो है अभी आप लिखते रहे हैं और आप रह रहे हैं गोवा में, तो गोवा के इसके इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे। गोवा का इतिहास बहुत पुराना है और देखें तो भारत का जो इतिहास है वही गोवा का भी इतिहास, क्योंकि गोवा भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन बस थोड़ा सा इतिहास बदल जाता है उन 450 साल जो पुर्तगाली शासन गोवा में रहा। तो उस समय गोवा का एक शहर था, यदि हम बिल्कुल पुराने उसमें जाएं तो 1498 में आप सभी लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा नाम का एक समुद्र यात्री भारत पहुंचा था। और गोवा में एक शहर भी है वास्को डी गामा, जहां मैं रहती हूँ। तो उस समय जब 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, समुद्र मार्ग दिखाया, और उस समुद्र मार्ग का जब पता चला लोगों को, तत्कालीन जो यूरोपीय सशक्त देश थे कि हाँ भारत कोई देश है और समुद्री मार्ग से वहां पहुंचा जा सकता है, तो 1505 में पुर्तगाली गोवा आए उसी मार्ग का लाभ उठाते हुए, और उन्होंने गोवा पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और सोचिए कि 450 साल पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार जमा के रखा और इतनी दुर्दांत पीड़ाएं गोवा के लोगों ने झेली हैं उस पूरे 450 साल में पुर्तगालियों के शासनकाल में। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन गोवा तब भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। और फिर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाया
और इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुक्त होने के बाद यदि देखें तो गोवा को दमन दीव के साथ भारत में संविधान के एक संघीय क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था और बाद में फिर 30 मई 1987 को गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया और इस तरह गोवा भारत का 26वां राज्य बना था। तो ये गोवा का संक्षिप्त इतिहास। अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ के भोजन की, तो भोजन में क्या खास बनता है? गोवा का भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट आप कह सकते हैं। जी जी। क्योंकि एक तो ये समुद्र तटीय राज्य है, तो यहाँ पर जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। लेकिन खासतौर पर यदि हम सिर्फ गोवा वासियों की बात करें तो यहाँ पर मछली चावल यहाँ का सबसे लोकप्रिय भोजन है। और एक चीज और यहाँ की होती है कि जो भी खाना बनता है, चाहे वो शाकाहारी बने मांसाहारी बने, उसमें वो लोग नारियल का उपयोग जरूर करते हैं। बिना नारियल के उनका भोजन नहीं बनता है। और गोवा का जो सी फूड है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। लोग अक्सर यहाँ पे आके सी फूड की डिमांड रखते हैं। जो भी पर्यटक आते हैं, बाहर से कोई आता है तो यहाँ के जो झींगे हैं, केकड़े, किंग फिश, लड़ी फिश, मसल्स, लोबस्टर, मछली से बनी करी, ये सब लोग यहाँ की गोवन फिश थाली कहलाती है, बहुत खाना पसंद करते हैं। तो ये तो नॉन वेजिटेरियन की बात हुई। लेकिन यहाँ का जो वेज खाना है, जो शाकाहारी भोजन है, वो भी बहुत स्वादिष्ट रहता है। खासतौर पर यहाँ की जो काजू की सब्जी है वो बेहतरीन लाजवाब होती है। नारियल के लड्डू हैं, चने की दाल और साबूदाना मिला के एक खीर बनती है, कई तरह के मोदक बनते हैं। तो ये यहाँ के खास व्यंजन हम कह सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। जी। और वहाँ पे काजू ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए? हाँ, काजू तो यहाँ का मुख्य फसल हम कह सकते हैं यहाँ की। और वहाँ पे बोली कौन सी बोली जाती है? बोली यहाँ की जो गोवा की जो मुख्य बोली या भाषा हम कह सकते हैं वो कोंकणी भाषा है जी। और वो ही यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है और ज्यादातर लोगों की मातृभाषा भी कोंकणी है। और इसके अलावा यहाँ पे मराठी है, हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चूंकि कर्नाटक से जुड़ा हुआ है इसलिए कन्नड़ भी बहुत से लोग बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। तो बहुत कम है यहाँ पर भाषाओं का यहाँ के लोग बोलते हैं। जी। व्यंजन के बाद, भोजन के बाद हम बात करें यहाँ के त्योहारों की, तो कौन कौन से त्योहार हैं जो बहुत ही ज्यादा एक सामूहिक तौर पे मनाए जाते हैं? हाँ, त्योहार तो हम कह सकते हैं कि जो गोवा जो है वो साल भर त्योहार मनाता है। मेरा एक लेख भी प्रकाशित हुआ था जिसमें मैंने गोवा के सारे त्योहारों के बारे में कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक यहाँ पे त्योहार ही त्योहार मनते रहते हैं। और खासतौर पर यहाँ पे हमने देखा कि कैथोलिक लोग भी हैं और हिंदू लोग भी हैं। तो दोनों तरह के त्योहार जो है मिलते रहते हैं और दोनों ही समुदाय आपस में मिलके बड़े अनूठे अंदाज में हर त्योहार मनाते हैं। गोवा कार्निवाल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये विशुद्ध रोमन कैथोलिक त्योहार है। और दूसरा यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ दिवाली पूरे भारत में मनती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि नरकासुर का दहन किया जाता है और फिर दिवाली जो है मनाई जाती है। और साल भर जो है नववर्ष मनाने के लिए भी विदेशी पर्यटक यहाँ पे आते हैं। फरवरी में खासतौर पर ये जो मैंने आपको बताया कि गोवा कार्निवाल मनाया जाता है, ये फरवरी में मनाते हैं और बहुत ही अद्भुत आकर्षक संगीतमय फ्लोट परेड जो है वो निकलती है और इसको यहाँ पर वीवा कार्निवाल भी कहा जाता है। और ऐसा मानते हैं कि एक किंग मोमो इसको आयोजित करते हैं और प्रजा से कहते हैं कि खाओ पियो और आनंद करो जी। तो ये इस तरह से ये कैथोलिक्स का त्योहार है। और दूसरा यदि हम हिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर एक त्योहार होता है शिगमोत्सव, जो यहाँ की होली का त्योहार है। यहाँ का गोवा की होली हम उसको कहते हैं, 14 दिन तक चलती है। जुलूस निकलता है इसमें और पारंपरिक लोक संगीत और लोक नृत्य का यहाँ पे प्रदर्शन इसमें होता है। यहाँ पर कई तरह के जो पारंपरिक नृत्य हैं गोवा के, जैसे पुगड़ी है, घोड़ मोदिनी है, ये यहाँ के विशेष नृत्य हैं। कुंभी नृत्य है, जागोर, तो ये सब शिगमोत्सव के दौरान यहाँ के जो लोग हैं इन नृत्यों को करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पे जो है गीत किस तरह के गाए जाते हैं? हाँ, यहाँ के जैसे हमने आपको नृत्य के बारे में बताया, तो इसी तरह से एक यहाँ का नृत्य होता है देखनी नृत्य, मतलब देख देख के नृत्य किया जाता है। तो यहाँ के देखनी नृत्य के दौरान एक कोंकणी भाषा का एक लोकगीत होता है
मैं थोड़ा सा उसको गा के आपको बताती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। साहेबा पलतडी वैता दामुल्या लग्नाक वेता माका साहेबा वाट दाखे माका साहेबा वाट कोलोना नाकाची नोतुथीला बायांची पाय जणा दिता माका साहेबा वाटू दाख्या माका साहेबा वाटू कोलोना। तो ये एक गोवा की संस्कृति का गाना है जो एक दुल्हन गाती है कि जल्दी से मेरी नाक भिजवा दो, मेरे पैरों में पायजन पहना दो, मेरा दूल्हा मुझे देख रहा है। इस तरह का ये बड़ा ही मधुर लोकगीत है। और रेमो फर्नांडिस का नाम तो सभी लोग जानते हैं। जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने एक गोवन लोकगीत है मारिया पिताचे, वो बड़ा फेमस है। मारिया नाम की एक लड़की की कहानी है उसमें वो लड़की का जो पिता है वो किसी लड़के से शादी करने का वादा करता है और फिर अमीर लड़का मिल जाता है तो वादा तोड़ देता है। तो मारिया पिताशे ये भी बड़ा अच्छा एक गाना है। ऐसे बहुत से कोंकणी गाने हैं, पुर्तगाली लोकगीत हैं जो अभी भी समय समय पे यहाँ के आयोजित होते रहते, लोग गाते हैं। वहाँ पर कोई खास फसलें उगाई जाती हैं, फल कौन से होते हैं खास? खास फसलों में तो यहाँ पर जैसे काजू की फसल तो है ही है क्योंकि काजू यहाँ का बहुत ही प्रमुख फसल है। इसके अलावा यहाँ पे नारियल भी जो है वो फसल की तरह उगाया जाता है। चावल की खेती होती है, इसके अलावा सुपारी है और काजू उगाए जाते हैं। तो ये सभी है जो यहाँ की मिट्टी के हिसाब से होता है। जी। और अगर हम बात करें विवाह की तो कैसे हैं वहाँ पे रीति रिवाज और विवाह की क्या परंपराएं हैं? हाँ, विवाह का तो खैर जैसे हिंदू विवाह है तो जो भारत में जो जितने भी हिंदू विवाह जिस रीति से होते हैं लगभग वैसे ही होते हैं। थोड़ा सा महाराष्ट्रियन टच यहाँ पर होता है और ईसाइयों का भी होता है। लेकिन गोवा के विवाह की जो एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है कि सारे भारत के लोगों को पता होना चाहिए, वो ये है कि कोई भी धर्म का विवाह हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी भी समुदाय के लोग अपने धार्मिक रीति रिवाज से विवाह करें। लेकिन जो हटकर बात है गोवा की वो ये है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति लड़के लड़की शादी करते हैं, उनकी शादी तभी कानूनी मानी जाती है जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो गोवा हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गोवा के लिए विवाह को लेके हम कह सकते हैं, जो लोगों को पता होना चाहिए। जी। और अगर बात करें घूमने की तो गोवा में सबसे अच्छा समय कौन सा है घूमने का? गोवा में यदि आप घूमने की बात करें तो सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि अक्टूबर से मार्च के बीच का जो समय है वो बहुत बेहतरीन समय है क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ज्यादातर अपन यदि उत्तर भारत की बात करें तो इसमें कड़कड़ाती ठंड रहती है अक्टूबर से मार्च। हाँ, बहुत। तो यहाँ पे मौसम बड़ा सुहाना रहता है। ज्यादातर मिनिमम जाएगा तो 21 डिग्री और मैक्सिमम जाएगा तो 30 डिग्री। तो ये गोवा का पीक सीजन भी होता है, बहुत पर्यटक इस दौरान आते हैं। और लेकिन यदि ऐसे देखें जून और सितंबर के महीने के बीच में बहुत बारिश होती है यहाँ पे,
तो पर्यटक भी कम आते हैं। तो जैसे जिनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो वो चाहे तो उस दौरान आ सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ पसंद कर रहे हैं, बहुत बीचेस घूमना है, चर्चेस घूमना है, तो उसके लिए अक्टूबर से मार्च का जो समय है बहुत अच्छा है। जी, तो आपने बात करी बीचेस की, तो कौन कोई खास फेमस बीचेस भी हैं कि हर बीच ही फेमस है वहाँ पर, हर बीच हाँ, में? नहीं, यहाँ पर बीचेस तो खैर है ही। जी, जी। बीचेस के लिए तो जाना ही जाता है गोवा। जी, जी। और यहाँ पे कालमगुट बीच है, बागा बीच, मीरामार, टोनापाला, कोलवा, वागाटोर, पालोलेम, ऐसे कुल मिला के छोटे बड़े यदि आप देखें तो 40 बीचेस हैं गोवा में, और इनमें से बहुत से तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। तो ये तो बीचेस की बात मैंने की। इसके अलावा भी गोवा में बहुत से पर्यटन स्थल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि गोवा सिर्फ बीचेस के ही लिए हाँ, जाना मोस्टली जाता है। ऐसे ही लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बीचेस के अलावा आप देखें तो जैसे पुर्तगाली स्थापत्य शैली के बहुत से चर्चेस मिल जाएंगे, और मंदिर भी यहाँ पर हिंदू मंदिर भी बहुत है, जिसमें आप देखें तो 13वीं शताब्दी का एक बहुत अच्छा मंदिर है, तामड़ी सुरला मंदिर, महादेव मंदिर। शांता दुर्गा, मंगेशी, ब्रह्मा, कामाक्षी, रामनाथ, महालसा नारायणी, सप्तकोटेश्वर, ये यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। और अभी अभी पिछले 2 साल हुए यहाँ पे बिरला मंदिर भी बना है, बहुत ही शानदार विशाल मंदिर। इसके अलावा गोवा के जो चर्चेस हैं तो उसमें बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च बहुत फेमस है, लोग आते हैं तो वहां जरूर जाते हैं। वहां पे फ्रांसिस जेवियर का शरीर जो है अभी तक भी सुरक्षित रखा हुआ है। और सी कैथेड्रल चर्च है, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट है, सेंट कैथेड्रल है, सेंट डियागो चर्च है, थ्री किंग्स चैपल है, सांता क्रूज चर्च है, ऐसे बहुत सारे चर्चेस हैं। तो ये तो बात हमने की चर्च और बीचेस और मंदिरों की। इसके अलावा भी है यहाँ पर एक अगोड़ा फोर्ट है, मोम संग्रहालय है, दूध सागर है, तो ये भी बहुत से दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पे आए दिन आप देखेंगे बॉलीवुड की शूटिंग चलती रहती है, तो लोग यदि आते हैं और शूटिंग चल रही है तो वो भी पर्यटक उसका भी मजा लेते हैं। और नवंबर में यदि आते हैं तो फिल्म फेस्टिवल तो यहाँ पे चलता ही है, तो वो भी लोग देखने जाते हैं। हर साल यहाँ पे होता है क्या गोवा फेस्टिवल? हाँ जी, हर साल होता है। हर साल होता है जी। तो जानना चाहते हैं वहाँ पे जो हस्तशिल्प उद्योग है, यहाँ पे कुछ चीजें बनती हैं खास जो सीपी की बनती हैं या मोतियों की बनती हैं? हाँ, यहाँ पर हस्तशिल्प में आप देखेंगे तो जैसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो गोवा की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है जो गोवा का हस्तशिल्प है, क्योंकि जैसे लोकल मार्केट में आप जाइएगा तो जो समुद्री सीपियां हैं या मछलियों की जो अस्थियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, और नारियल के छिलके हैं, बांस है, इनके लोग बेहतरीन उत्पाद तैयार करते हैं। और एक बहुत ही आजकल कुछ दशक से शुरू हो गया है यहाँ गोवा में एक फैशन, जो टैटू बनाने की कला होती है। तो गोवा में ये ऐसे ऐसे टैटू बनाते हैं और लोग आके गोवा में टैटू बनवाते हैं, तो ये भी एक तरह का मतलब हस्तशिल्प के कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। और जैसे फूलों की टोकरियां हैं, चटाई है, पैन स्टैंड है, ज्वेलरी है, अन्य तरह का जो सजावटी सामान है वो यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योग के रूप में जाना जाता है। विदेशों में भी इसकी काफी मांग हम कह सकते हैं रहती है। बिल्कुल, और इस तरह की जो चीजें हैं वो शायद वहीं आसपास मिलती हैं। हमने यहाँ पर अपने इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ तो अपने कोई इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं। हाँ जी, इवन मुझे लगता है कि यहाँ से वहां पर भी जाते हैं। अब जैसे ऑनलाइन वगैरह शुरू हो गया है अपने यहाँ सब जगह, तो बहुत मांग बढ़ गई है। कहीं बड़ी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनती है यहाँ पे सीपियों से और मछली की अस्थियों से, बहुत सुंदर बनाते हैं और पहनने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। हाँ, यूनिक आइटम हो जाती है ना। आमतौर पे हर कोई नहीं पहनता, आमतौर पे हम एक ट्रेडिशनल चीजें पहन लेंगे जो आमतौर पे हर एक के पास ही पाई जाती है। जी जी। तो जो ये ट्रेडिशनल चीजें बहुत ही रेयर होती हैं, और सामने अगर देखो कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, इसका तो अपने आप में एक कला को निखारने का एक सबब बनता है और जिससे बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। तो जानना चाहते हैं वहाँ पे खास जंगल या वन कोई खास है जहाँ पे? हाँ, गोवा का वन तो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि 33% जो भौगोलिक क्षेत्र है गोवा का वो वनों से आच्छादित है। और यहाँ पर 62% वन्य जीव जो है वो अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ पर आपने सुना होगा कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा का बड़ा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग आते हैं, जैसे हमने कहा ना कि बीचेस या मंदिर या चर्च, तो घूमने के लिए यहाँ के बोंडला सेंचुरी है, मोलेम है, कोटियागो, महादेवी सेंचुरी, नेत्रावली सेंचुरी, ये सब भी बड़े अभ्यारण्य हैं जिनको लोग देखने के लिए जाते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध सलीमली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो गोवा के चोराव द्वीप पर स्थित है, उसको देखने के लिए भी बहुत लोग जाते हैं। तो इस तरह से वनों के क्षेत्र में या अभ्यारण्य के क्षेत्र में भी कहना चाहिए कि गोवा जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सितम खुली खुली सनम गोरी गोरी ये बाहें करती है यूं, हमें तुमने जब गले लगाए तो खो ही गए हम। तो हम 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 एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गए दिन मेरे, और धन की पायल मस्ती में तो कंगन झनके हम 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 हे हम बार मिले तुम्हें रमे निकले, तुम्हें जवानी धीरे धीरे हम मचले रे हम। तो वहाँ पे कार्यक्रम कौन कौन से चलते हैं? आकाशवाणी पणजी जो है यहाँ का है, जहाँ पर मैं भी पिछले 12 सालों से आकाशवाणी पणजी से जुड़ी हुई हूँ। जी जी। हालांकि यहाँ पर जो मूल कार्यक्रम होते हैं वो कोंकणी भाषा में होते हैं और सिर्फ बुधवार को हिंदी कार्यक्रम होते हैं पणजी से। तो मेरी बहुत सी हिंदी वार्ताएं जो है प्रसारित होती हैं। कई बार मैंने बहुत से लोगों के साक्षात्कार लिए, रूपक लिखे हैं। एक राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका जो अपनी होती है, जो दिल्ली से हर महीने आती है, उसके भी मैंने पणजी आकाशवाणी पणजी की तरफ से मैंने उसके कई स्क्रिप्ट लिखे हैं और जो भी कई हिंदी अनुवाद के कुछ काम आते हैं तो वो भी मुझे करने का अवसर मिलता है। आपको घूमना पसंद है तो कहाँ जाना पसंद करती हैं? गोवा में अगर रह रहे, आपने सब गोवा देखा है, पर इसके अलावा आप जी गोवा तो खैर है ही, हर हफ्ते हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बीच या उस पर जाते हैं। और हमारे जितने भी देश के प्रमुख, जैसे कि हम लोग कश्मीर गए थे, तो कश्मीर में बड़ा खूबसूरत नजारा और वो सब। पिछले साल हम लोग यहाँ उत्तराखंड गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए। तो इस तरह की जो प्राकृतिक जगहें होती हैं वो मुझे देखना बड़ा पसंद है। अभी 1 महीने पहले हम यहाँ रामेश्वरम गए, मदुरई गए। तो कुछ मतलब ऐसी जगह जाना पसंद करती हूँ जहाँ प्रकृति भी हो, कुछ अपने ऐतिहासिक चीजें भी हो और धार्मिक स्थल भी हो। तो सभी एक साथ हम उन सब चीजों का अनुभव ले लेते हैं। जानना चाहते हैं जो गोवा के नौजवान वर्ग हैं, युवा वर्ग है, वो किस क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं? उनका अपना व्यवसाय है या ज्यादा चाहते हैं? गोवन जो बच्चे हैं वो ज्यादातर मैं देखती हूँ कि पढ़ाई लिखाई में बहुत उच्च शिक्षा की तरफ नहीं जाते हैं। उसका मेन
जो प्रमुख कारण वो है कि उनका कला की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, गाने गाते हैं, और ज्यादातर उनका जो व्यवसाय जो चला आ रहा है समुद्री मत्स्य पालन वगैरह का या शिप बिल्डिंग का, उस तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। तो मैंने देखा कि बहुत अधिक, जैसे उत्तर भारत में एक क्रेज रहता है कि नीट क्वालिफाई करना है, जेईई क्वालिफाई करना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना, उस तरह का ऐसा उनका नहीं है। वो मतलब जो लोकल का उनका जो व्यवसाय है, पुराना जो उनका चला आ रहा है, उस पर उनका ध्यान ज्यादा रहता है, और बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहता है। इतना मैंने मतलब महसूस किया है। और कम एज में जैसे 12वीं पास किया और बस उनको कमाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो शिप पे जाके काम करें या इस तरह का उनका रहता है। और ध्यान हाँ, फिर और मतलब भटकता अपने जो नहीं। पारंपरिक उनका चला आ रहा है व्यवसाय, उसको अपनाना वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो जानना चाहते हैं वहाँ पे कोई महत्वपूर्ण चर्च है जो वहाँ पे लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं, ऐसी चर्च? हाँ, वो मैंने आपको बताया कि बॉम जीसस चर्च जो है, जहाँ पर सेंट जेवियर का अभी भी कहते हैं कि शरीर सुरक्षित रखा हुआ है, वो सबसे फेमस चर्च है। जो भी कोई गोवा आता है तो उस चर्च में जरूर जाता है। तो हमारा कार्यक्रम है सुब्रता मिश्रा जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं समझती हूँ कि हमारा देश तो यूं भी राष्ट्रीय एकता के लिए ही जाना जाता है। विविध बोलियां, भाषाएं, और जो हम जैसे आप पंजाब में बैठे हुए हैं और गोवा की हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो इस तरह से जो संस्कृतियों का आदान प्रदान है, हर राज्य का एक दूसरे से मिलना जुलना है, उस दृष्टिकोण से यदि देखें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य बड़ा प्यारा है। और हम चाहते हैं कि इस उद्देश्य को लेकर पूरे भारत के जो हम लोग हैं या एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, और हम अपनी जो राष्ट्रीय एकता का जो प्रतीक है उसको सदैव बना के रखें। हाँ, और वो तभी संभव है जब हम एक दूसरे की संस्कृतियों को जानेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और ये होता भी है हमारे यहाँ। जैसे आप देखिए, मैं मध्य प्रदेश की हूँ, गोवा में रह रही हूँ और बातचीत पंजाब से कर रही हूँ, तो ये ही अपने आप में एक बड़ा सुखद और संदेश देता है कि हम इस तरह से अपनी राष्ट्रीय एकता को बना के रख सकते हैं और अपने भारत की छवि को विश्व स्तर पर एकता के रूप में स्थापित कर सकते हैं, एकता का संदेश दे सकते हैं। जी, आप कभी पंजाब आए हो? कभी इस तरफ आना हुआ? नहीं, पंजाब आना तो नहीं हुआ, दिल्ली तक बस आना हुआ है। लेकिन आए भले ही नहीं है, लेकिन पंजाब को हम लोग जिए जरूर हैं, वहाँ के गानों के माध्यम से, वहाँ के खाने के, क्योंकि कहीं भी जाइएगा तो पंजाबी थाली मिलती है, पराठे मिलते हैं। तो पंजाब को जाना, वहाँ की धरती को भले ही नहीं छुआ है, लेकिन वहाँ की हर चीज को हमने महसूस किया है। जी, वहाँ पे चलते हैं पंजाबी गाने जब भी वहाँ होते हैं? हाँ, चलते हैं। जी, तो कोई आता है आपको गाना पंजाबी? नहीं, ऐसे तो नहीं आता है। अच्छा। लेकिन हाँ, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कोई खास पंजाबी गीत आपको पसंद हो जो गुनगुनाती हो? वो पंजाबी तो नहीं है, लेकिन पृष्ठभूमि वही रहती है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो जब इस तरह के गाने गाते हैं तो वो भले ही पंजाबी में ना हो, लेकिन पूरा जो अंग अंग हिल जाता है और समझ में आता है कि, और हीर रांझा पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। तो बस पंजाब की इस तरह से यदि अचानक से आप पूछेगा तो यही बातें याद आती हैं। चलिए सुब्रता मिश्रा जी, कोई और आपके मन में बात हो, कुछ कहने को दिल हो तो? बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि चूंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने गोवा को जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो, और जिन्होंने गोवा नहीं देखा है, तो उन्हें जरूर गोवा आना चाहिए, क्योंकि गोवा में हमारी पाश्चात्य और जो पूर्वी संस्कृति है उसका मिलन यहाँ पर देखने को मिलता है। गोवा एक बहुत ही उम्दा राज्य है, और यहाँ बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि विदेश नहीं जा पाते हैं, तो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के यदि कोई गोवा आ जाए तो उसे लगेगा कि हाँ, हमने विदेश यात्रा कर दी। तो आप जरूर गोवा आए, जो भी सुन रहे हैं हमारे श्रोता, और आपको भी आमंत्रित करती हूँ कि गोवा जरूर घूमने आना चाहिए। जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में आप जुड़ी सुब्रता मिश्रा जी, और यही हम आशा करते हैं आप अपने लेखन में और आगे बढ़े और इसी तरह सब के लिए एक मार्गदर्शन बनती रहे। और आप हमारे साथ जुड़ी, बातचीत साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਪਣਜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਅਮਨਦੇਵ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ।